तो चलो बच्चे, तो आज के ऑनलाइन लाइव क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज जानते ही हैं आप लोग कि 12th के इतिहास आज हम पढ़ाएंगे। 12th के इतिहास के पहला जो खंड है उसका पांचवा अध्याय, पांचवा अध्याय नहीं होगा, पहला जो खंड है वो हम पढ़ा चुके हैं। सेकेंड खंड का है आज, खंड बी का आज हम पढ़ाएंगे। वैसे अगर टोटल अध्याय देखा जाता है तो अध्याय 5 है, पांचवा अध्याय आज हम पढ़ाएंगे। इसमें कुछ पढ़ा दिए हैं और शेष आज पढ़ाएंगे। शायद मालूम ही होगा आप लोग को कि आज क्या पढ़ाएंगे। देखिए हम बोर्ड पर उसको पहले लिखते हैं। 14 तारीख, आज 15 तारीख है। और 12 अध्याय 5 है। का शेष फ्रांसिस वर्नियर के नजर में भारत। ये पॉइंट होगा, फ्रांसिस वर्नियर की नजर में भारत। तो हम लिखाने से पहले आप लोग को समझाना चाहते हैं कि फ्रांसिस वर्नियर भारत के विभिन्न कोनों में जब पहुंचा तो वहां पर भिन्न भिन्न तरह के रीति रिवाज, भिन्न भिन्न तरह की स्थितियों को उन्होंने देखा और फिर उसको अपने ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर नामक जो बुक थी उसमें अंकित किया है, जिसमें से आज 5 ऐसे चीज हैं जिसको उन्होंने बड़ी विस्तार पूर्वक से वर्णन किया है। उसको आज हम पहले लिखा देते हैं आप लोग को कि क्या है नहीं है। तो मेरे भाई हम लोग शुरू करें, इसका लिखना आप शुरू कीजिए। फ्रांसिस वर्नियर जो भारत आए थे, उन्होंने जो जो देखे उसको अब नोट कर लीजिए आप लोग। हम बोर्ड पर प्रयास करते हैं कुछ को लिखने का। देखिए वैसे तो फ्रांसिस वर्नियर भारत के अनेक पहलुओं का, भारत के अनेक पहलुओं का चर्चा किया है, चर्चा किया है, जिसमें से प्रमुख निम्नलिखित है। मैंने अभी भी बताया था आप लोगों को कि इन्होंने बहुत कुछ देखा, लेकिन इन्होंने 5 ऐसे चीज का वर्णन किया है जो काफी सराहनीय है। उन्हीं 5 का नाम हम लिखा रहे हैं। 1 नंबर में लिखिए, भूस्वामित्व एवं किसान। भूस्वामित्व एवं किसान। दूसरा, मुगल कालीन कारखाना।
तीसरा है अमीरों का जीवन। चौथा है नगरों की स्थिति। और पांचवा है सामाजिक प्रथा। तो आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। अब हम ये जो 5 महत्वपूर्ण पहलू हैं जिस पर फ्रांसिस वर्नियर ने विस्तार पूर्वक वर्णन किया है, उसको हम बताने जा रहे हैं। 1 नंबर का लिख के आप डैश दीजिए, भू स्वामित्व एवं किसान, लिख के डैश दे दिए। अब आप लोग पेन को नीचे रखिए। पहले इसके संबंध में आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, फिर हम इसको आपको लिखाएंगे। सुनिए पहले, भू स्वामित्व मतलब होता है जमीन के मालिक। उन्होंने जब भारत का भ्रमण किया तो देखा कि भूमि के जो मालिक होते थे वो किसान नहीं होते थे। उस समय के शासक अपने सगे संबंधी जो अमीर लोग थे उसको जमीन का मालिक बनाते थे, या जमीन के मालिक बनने के लिए पदाधिकारी नियुक्त करते थे। वह पदाधिकारी या सगे संबंधी उस जमीन को किसान को खेती करने के लिए देते थे, और किसान से अधिक से अधिक पैसा वसूलते थे। वो किसान से अधिक टैक्स वसूलते थे। वो इस तरह से किसान का वो शोषण करते थे, और फिर किसानों की हालत दयनीय बनी रहती थी। अब हम इसको नोट कराने जा रहे हैं। अब आप लोग पेन उठाइए और इसको नोट कर लीजिए। चलिए लिखिए। ये लिख के डैश दे दिए होंगे, भूस्वामित्व एवं किसान। अब आगे लिखिए। लिखिए, बर्नियर ने क्या सर बम आ रहा है? बर्नियर ने भारतीय किसानों की स्थिति बर्नियर ने भारतीय किसानों की स्थिति पर अधिक ध्यान दिया। उसके अनुसार किसान की हालत अच्छी नहीं थी। उसके अनुसार किसान की स्थिति अच्छी नहीं थी। जमीन का मालिक सम्राट होता था। जमीन का मालिक सम्राट होता था, जो भूमि को अपने अमीरों जो भूमि को अपने अमीरों और अन्य पदाधिकारी को देता था, और अन्य पदाधिकारी को देता था। वे किसान को खेती करने के लिए वे किसान को खेती करने के लिए
जमीन देते थे। जमीन के मालिक किसानों का शोषण करते थे। जमीन के मालिक किसानों का शोषण करते थे। जिससे किसानों की हालत दयनीय बनी हुई थी। जिससे किसानों की हालत दयनीय बनी हुई थी। तो मैंने बर्नियर के नजर से भूस्वामित्व एवं किसान की हालत भारत में क्या थी मुगल कालीन शासन में, उसको मैंने बताने का प्रयास किया। अब दूसरा है मुगल कालीन कारखाना। इसको लिख के डैश दीजिए आप लोग, लिख के डैश दीजिए और पेन को नीचे रखिए। पहले इसके संबंध में सुन लीजिए और फिर हम इसको लिखाएंगे। मेरे भाई, मुगल कालीन अर्थात जब भारत में मुगल का शासन था उसी समय बर्नियर आए थे यहाँ पर। तो इन्होंने जब भारत का भ्रमण किया तो देखा कि इसके शासन काल में अनेकों फैक्ट्रियां थी, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां थी, जहां मानव के भिन्न भिन्न वस्तु, मानव की आवश्यकता के को पूरा करने वाले अनेकों वस्तु तैयार होती थी। और फिर उन्होंने कई फैक्ट्रियों के वर्णन करने के साथ साथ मुगल दरबार में अर्थात मुगल शासक जहां उसके कार्यालय थे उसके पास में एक बड़े फैक्ट्री थी, उसका उन्होंने विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। उन्होंने बताया है कि वहां पर सैकड़ों लोग हर दिन काम करते थे। एक ही फैक्ट्री में जूता बनाने वाले भी काम होते थे, कपड़ा बनाने वाले भी काम होते थे, बर्तन बनाने वाले भी काम होते थे एवं अन्य आवश्यकता को पूरा करने वाले वस्तु तैयार होती थी। इस तरह से उन्होंने भारत के कारखाना पर विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। तो हमने इसको समझाने का प्रयास किया। अब पेन उठाइए और इसको नोट कीजिए, लिखिए। वर्नियर ने बताया कि नगर में बड़े बड़े कारखाने थे। नगर में बड़े बड़े कारखाने थे। उनमें से एक राजकीय कारखाना का विस्तार पूर्वक उन्होंने वर्णन किया। उनमें से एक राजकीय कारखाना का विस्तार पूर्वक वर्णन किया जो इस प्रकार है। कारखाना बड़े कक्ष के समान थे। कारखाना बड़े कक्ष के समान थे। कक्ष एक घर को कहते, बड़े घर जो होते। नंबर देके सर, डैश देने के बाद नंबर देके। कारखाना बड़े कक्ष के समान थे। इन कारखानों में विभिन्न प्रकार के वस्तुएं तैयार होती थी। विभिन्न प्रकार के वस्तुएं तैयार होती थी, जैसे रेशम के वस्त्र, जूता, जैसे
रेशम के वस्त्र, जूता, स्वर्ण आभूषण, लकड़ी के सामान आदि। स्वर्ण आभूषण ऐसे लिखेंगे, ये हमने स्वर्ण आभूषण लिखे। जैसे रेशम के वस्त्र, जूता, स्वर्ण आभूषण, लकड़ी के सामान आदि। इसके देखभाल के लिए, ये कारखाना के देखभाल के लिए, इसके देखभाल के लिए निरीक्षक नियुक्त किए जाते थे। इसके देखभाल के लिए निरीक्षक नियुक्त किए जाते थे। यहां काम करने वाले मजदूर, यहां काम करने वाले मजदूर दिन भर काम करते थे और शाम को घर चले जाते थे, और शाम को घर चले जाते थे। इस तरह से हम मुगल कालीन कारखाना की क्या स्थिति थी उसका वर्णन वर्नियर के नजर से मैंने किया। अब अगला है अमीरों का जीवन। अमीरों का जीवन लिख के डाल दीजिए। तो अमीरों का जीवन लिख के आपने डैश दिए। अब इसको पहले सुन लीजिए, फिर इसको हम नोट कराएंगे। अमीर किसको कहा जाता है वो ज्ञात ही आप लोग को। जो धनी मनी व्यक्ति होते हैं उसी को अमीर कहा जाता है। अब वर्नियर जिस समय भारत आए थे उस समय यहाँ पर अमीरों की क्या हालत थी उसका उन्होंने बड़ी ही अच्छी तरह से व्याख्या की है। उसके अनुसार अमीरों का स्थिति काफी अच्छी होती थी। उसका रहन सहन खान पान उच्च स्तर का होता, जबकि गरीबों का रहन सहन खान पान उसके तुलना में काफी निम्न होता। इतना ही नहीं, अमीर लोगों को मुगल कालीन सम्राट विशेष सुविधा भी देते थे। तो इस तरह से उन्होंने अमीरों के वर्णन इसलिए उन्होंने किया ताकि गरीबों की हालत को उन्होंने दर्शा सके। तो चलिए उन्होंने अमीरों के संबंध में क्या क्या कहा है उसको अब नोट करना है। तो चलिए ये शुरू कीजिए। तीसरा, अमीरों का जीवन शुरू करें। वर्नियर के अनुसार भारत में अमीरों की स्थिति अच्छी थी। अमीरों की स्थिति अच्छी थी। आप लोग अपना आवाज को बंद रखेंगे और वीडियो को ऑन रखेंगे प्लीज। वे अपने रहन सहन पर अधिक खर्च करते थे। वे अपने रहन सहन पर अधिक खर्च करते थे। वे अपने रहन सहन पर अधिक खर्च करते थे। साथ ही शासक के द्वारा भी उसे विशेष सुविधा दी जाती थी। उसे विशेष सुविधा दी जाती थी। स्थिति, नगरों की स्थिति देखिए, डाल दीजिए। नगरों की स्थिति, इसको पहले
समझ लीजिए, डैश दे के रख लीजिए और समझिए पहले। चलिए तो मैं समझाता हूं, पहले बाद में लिखाऊंगा। मेरे भाई एक बहुत ही अस्मरणीय रखने योग्य बात है, वर्नियर ने भारत के नगरों को शिविर नगर कहा है। याद रखिएगा मेरे भाई, ये बहुत ही कंपटीशन से लेके बहुत ही जगह पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि भारत के नगर को शिविर नगर कौन कहा, तो इसका जवाब है वर्नियर। अब शिविर नगर किसको कहा जाता है, मैं थोड़ा उसको समझाता हूँ। शिविर नगर अस्थायी नगर होता है। जैसे कि सैनिक कहीं जा रहा है और थोड़ा छावनी उबनी बनाते हैं ना, तो शिविर हो गया, और फिर कल सुबह ही वो उखड़ के चले जाएगा, तो वो उस तरह से अस्थायी नगर हो जाता है। अब बड़ी आश्चर्य की बात है कि वर्नियर ने भारत के नगर को शिविर नगर क्यों कहा। बहुत सारे इतिहासकारों ने अपने अपने तरफ दिए हैं, हम भी इस पर बहुत थिंक किए हैं, और थिंक करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि उन्होंने भारत को शिविर नगर या अस्थायी नगर इसलिए कहा क्योंकि भारत में अधिकांश जो नगर थे वो अस्थायी होते थे। इसलिए जैसे कि एक समझ सकते हैं कि एक हाट लगती है, तो एक नगर जैसे ही स्वरूप बन जाता है, सारे वस्तुएं वहां उपलब्ध हो जाती है कुछ समय के लिए, और शाम होते ही फिर वो खत्म हो जाता है। इस तरह से बहुत सारे जगह देखा होगा उन्होंने, और फिर भारतीय नगर को उन्होंने शिविर नगर कहा दिया। शिविर नगर कहने के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय नगर में काफी आवश्यक और आकर्षक वस्तुएं उपलब्ध रहती थी, जहां दूर दूर से लोग आकर उसे खरीदते थे। तो चलिए अब इसको नोट कर लेते हैं हम लोग। यही नगरों की स्थिति देखे जो डैश दिए थे, आगे लिखिए। देखिए फ्रांसिस वर्नियर ने भारत के मुगल कालीन नगरों को, फ्रांसिस वर्नियर ने भारत के मुगल कालीन नगरों को, फ्रांसिस वर्नियर ने भारत के मुगल कालीन नगरों को शिविर नगर कहा है। शिविर नगर कहा है। उसका मानना था कि भारत के अधिकांश नगर अस्थायी थे। उसका मानना था कि भारत के अधिकांश नगर अस्थायी थे। नगर में आवश्यक वस्तु के साथ साथ, नगर में आवश्यक वस्तु के साथ साथ सारी सुविधाएं उपस्थित थी। सारी सुविधाएं उपस्थित थी। इस तरह से हमने वर्नियर के नजर से भारत के नगरों की स्थिति को बताने का प्रयास किया, लिखाने का प्रयास किया। अब पांचवा लास्ट है इसका, सामाजिक प्रथा को पहले समझाते हैं, उसके बाद नोट कराएंगे। मेरे भाई जिस समय वर्नियर भारत पहुंचे थे उस समय भारत में कई प्रथाएं प्रचलित थी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण और भयंकर प्रथा सती प्रथा थी। उन्होंने सती प्रथा को विस्तार पूर्वक व्याख्या किया है। उन्होंने बताया कि बहुत सारे स्त्रियां स्वेच्छा से ही सती प्रथा को अपना लेती थी, लेकिन कुछ को जबरन यह प्रथा अपनाना पड़ा। शायद आप लोगों को ज्ञात है कि सती प्रथा क्या होता है, क्योंकि मैंने पिछले क्लास में बताया था कि जब किसी महिला के पति मर जाते थे तो उसके चिता में पत्नी को जिंदा जलना पड़ता था।
यही सती प्रथा थी। और मैं आपको एक और क्वेश्चन भी बता दूं यहाँ पर कि बर्नियर का जो ध्यान था इस सती प्रथा पर वर्णन करने के लिए जो गया, इसके पीछे एक घटना थी। लाहौर में एक 12 वर्ष की लड़की को जबरन सती प्रथा निभाने के लिए कहा जा रहा था, लेकिन वह लड़की इसको निभाने से इनकार कर रही थी। तत्पश्चात उसको हाथ पांव बांधकर जिंदा उसके पति के चिता में फेंक दिया गया था। उस लड़की की चीख और पीड़ा को देखकर वर्नियर ने सती प्रथा का वर्णन अपने ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर में किया है। अब इसको लिख लीजिए। देखिए, समाज में कई प्रथाएं प्रचलित थी, समाज में कई प्रथाएं प्रचलित थी, लेकिन सती प्रथा सबसे प्रमुख थी। लेकिन सती प्रथा सबसे प्रमुख थी। समाज में कई प्रथाएं प्रचलित थी, लेकिन सती प्रथा सबसे प्रमुख थी। इस प्रथा को कुछ स्त्रियां स्वेच्छा से निभाती थी। इस प्रथा को कुछ स्त्रियां स्वेच्छा से निभाती थी, लेकिन कुछ को जबरन इस प्रथा को निभाने के लिए मजबूर किया जाता था। इस प्रथा को निभाने के लिए मजबूर किया जाता था। मजबूर किया जाता था। तो इस तरह से वर्नियर की नजर से हमने भारतीय समाज में जो प्रथाएं थी, उन प्रथाओं में से सबसे प्रमुख प्रथा जो सती प्रथा थी, उसकी हाल को बताने का प्रयास किए। तो अब ये जो पॉइंट था आपका फ्रांसिस वर्नियर की नजर में भारत, उसको मैंने बहुत ही सरल और कम समय में बताने का प्रयास किए। अब आप लोग इस पर क्वेश्चन कर सकते हैं, क्या समझे, कहाँ दिक्कत है, क्या नहीं समझे, उसको बताइए, क्वेश्चन कीजिए आप लोग। सम्राट का मतलब क्या होता है सर? राइट, सम्राट का मतलब होता है राजा, राजा का ही पर्यायवाची शब्द देखे थे। चलिए, और कोई क्वेश्चन कीजिए इस पर। शिविर नगर मतलब क्या होता है सर? शिविर नगर, अच्छा, शिविर नगर वैसा होता है जो अस्थायी नगर होता है। जैसे कि यहाँ से पाकिस्तान हम सैनिक लेके जा रहे हैं और हमको तुरंत तो पाकिस्तान नहीं पहुंच जाएंगे, रास्ते में हमको कहीं टेंट उंट लगा के रहना पड़ता है। तो जो टेंट लगा के जा रहे हैं उसी को शिविर कहा जाता है। अस्थायी